हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी की क्लास 8th के हिस्ट्री का जो आपका बुक है हमारे अतीत भाग 3, उसका अध्याय 2 है हमारा, जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी कि व्यापार से साम्राज्य तक। इस चैप्टर को आप पुराने बुक में आप पाएंगे, उसका नाम था व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। लेकिन जो नई बुक है उसमें आपका ये चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक, यानी कि फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इसके सारे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे, सभी के मैं आंसर यहाँ पे डिटेल में बताऊँगा, समझाऊँगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को इसी तरह से एनसीईआरटी के किसी भी क्लास का, किसी भी चैप्टर का, किसी भी विषय का आप लोगों को अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स उसमें कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ 1 से 2 दिन तक वेट करिएगा, 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो आप तक पहुंच जाएगी रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सिर्फ आपको एक काम करना है कि नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उसको क्लिक करके सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, बिल्कुल फ्री है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो बन गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित के जोड़े बनाने हैं। यहाँ पे आपको ए और बी सेक्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पे जैसे एक साइड आपका है ये वाला सेक्शन, ठीक, और दूसरी तरफ आपका ये वाला मिलेगा। इसमें से आपको मिलाना है कि कौन सा सेक्शन किससे मिलेगा, यानी कि जैसे दीवानी है तो दीवानी सामने वाले से किस चीज़ से मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने नीचे यहाँ पे उसका उत्तर लिख रखा है। यहाँ पे देखिए, दीवानी को कहते हैं भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। शेर ए मैसूर किसको कहते थे? तो शेर ए मैसूर कहते थे टीपू सुल्तान को। फौजदारी अदालत किससे मैच होगा? तो यहाँ पे फौजदारी अदालत ही दिया हुआ है सामने की तरफ, तो उसी से मैच हो जाएगा, इसमें कोई कठिन नहीं था। रानी चेन्नम्मा क्या थी? तो रानी चेन्नम्मा थी कित्तूर में अंग्रेज विरोधी जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किया था रानी चेन्नम्मा ने। सिपाही क्या थे? इसका सामने आपके मैच कराना है सिपाही से, ठीक है, सिपाही को सिपाही कहते थे। वॉरेन हेस्टिंग जो था वो भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो सामने सामने यहाँ पे मैंने मिला दिया है आप लोगों को, सीधे सीधे इससे आपको मैच कराना है। ठीक है, सारी चीज़ें सामने ही लिखी हुई हैं, तो इसमें कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। इसका यहाँ पे मैंने यहाँ पे सीधे सीधे आपको यहाँ पे मैंने उत्तर लिख रखा है, तो आप यहाँ से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देख लीजिए पूछा गया है खाली स्थान भरना है। दूसरा प्रश्न है, इसका क है बंगाल पर अंग्रेज़ों की जीत। पहला युद्ध आप लोगों को पता है कि जो पहला अंग्रेज़ों ने युद्ध लड़ा था मुख्य रूप से, वो युद्ध था प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। इसको आप याद कैसे रख सकते हैं? 1857 की क्रांति तो आपको याद ही होगी, उससे 100 साल पहले ये युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच ये लड़ा गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और इसमें अंग्रेज़ जीते थे प्लासी के युद्ध में। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे, मैसूर इसमें भरा जाएगा। डलहौजी ने का सिद्धांत लागू किया, डैश 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 है, तो विलय का सिद्धांत लागू किया था। उसके बाद है घ, मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के किस भाग में थी? आप सभी को पता है कि मराठा जो रियासतें थी महाराष्ट्र से लेके दक्षिण भारत के क्षेत्र पे अपना प्रभुत्व अच्छे तरीके से चलाती थी। उत्तर भारत में भी था लेकिन कम था, तो यहाँ पे जो भरा जाएगा मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में स्थित थी। ठीक, दक्षिण भाग यानी कि नीचे के हिस्से में। तीसरा प्रश्न है, सही या गलत बताना है आपको। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। तो जाहिर सी बात है, आप लोगों को अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मुगल साम्राज्य जो था वो 18वीं शताब्दी यानी कि 18वीं सदी में कमज़ोर होता गया था, ना कि मजबूत होता गया था। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मजबूत होता गया। क्योंकि आपको पता है कि औरंगजेब आपका मुगल साम्राज्य का आखिरी शासक था जो मजबूत ताकतवर शासक माना जाता था। उसके बाद धीरे धीरे उसकी मृत्यु के बाद जो मुगल साम्राज्य था वो धीरे धीरे पतन की ओर गया, कमज़ोर होता गया। इसलिए यहाँ पे ये गलत है, 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य कमज़ोर होता गया था। ठीक है, दूसरा है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। तो यहाँ पे आप अगर चैप्टर इसको भी आप यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ तो ये मान के चल रहा हूँ कि आपने चैप्टर रीड किया होगा, चैप्टर को पढ़ा होगा। ठीक है, अध्याय आप पढ़े होंगे तब ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे अच्छे से। तो आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब महारानी विक्टोरिया से, इंग्लैंड की महारानी जो विक्टोरिया थी, उनसे जब आदेश लेके भारत की तरफ
पूर्वी देशों की तरफ अब व्यापार करने आए थे, उसी समय उसके पहले उसी समय उन्हीं के साथ साथ पुर्तगाली भी भारत आए थे और फ्रांसीसी भी भारत आ गए थे। तो अकेले नहीं थे, अंग्रेज़ों के साथ साथ यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ अन्य देश भी भारत की तरफ आकर्षित हुए थे व्यापार करने के लिए। तो ये गलत है। अगला है महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। तो जाहिर सी बात ये सही है, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, बिल्कुल सही है, ट्रू है ये। अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किया। तो ये भी गलत है, शासकीय बदलाव किया था, वहाँ पे कठपुतली के रूप में शासकों को बैठा दिया गया था। ठीक है, तो ये गलत है इसका आंसर। अब चौथा है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे देखिए डिटेल में बताया गया है। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के भारत की तरफ आकर्षित होने के निम्नलिखित कारण थे। पहला है, यूरोपीय कंपनियों ने भारत के साथ व्यापार में अपार संभावनाएं देखी। यूरोपीय देशों में भारत की अनेक वस्तुओं की भारी मांग थी, जैसे कपास के, रेशम के, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी इत्यादि। वे भारत से कम कीमत पर सामानों को खरीदकर वापस यूरोप जाकर उन्हें ऊंची कीमतों पर बेच सकते थे। इन्हीं व्यापारिक संभावना के कारण यूरोपीय कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो रही थी। पांचवा है क्वेश्चन यहाँ पे, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद हुए थे। तो बंगाल के नवाबों और कंपनी के बीच विवाद के कारण यहाँ पे निम्न है, देख लीजिए। नवाबों ने कंपनी को छूट देने से मना कर दिया था। कंपनी चाहती थी कि उनको कर छूट दे दिया जाए, शुल्क न चुकाना पड़े, वो सिर्फ व्यापार करें। तो जो बंगाल के नवाब थे वो ये नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके राजस्व में कमी आ रही थी, इसलिए नवाबों ने कंपनी को छूट देने से मना कर दिया था। नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए बहुत अधिक धनराशि मांगी थी। नवाबों ने कंपनी को सिक्का ढालने का अधिकार नहीं दिया था, मना कर दिया था। नवाबों ने कंपनी का पर टैक्स यानी कि कर जो होता है अदा नहीं करने के साथ साथ अपमानजनक पत्र लिखने का आरोप लगाया था। और पांचवा है, कंपनी ने भी नवाबों पर निम्नलिखित आरोप लगाया कि नवाबों ने के स्थानीय अधिकारी कंपनी के व्यापार को नष्ट कर रहे हैं, कंपनी को अधिक टैक्स देना पड़ रहा है, कंपनी को किलाबंदी के विस्तार व पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो जाहिर सी बात है, कंपनी अपना व्यापार बढ़ाना चाह रही थी, तो ये सारी चीज़ें करना चाह रही थी, और जो नवाब थे बंगाल के वो नहीं दे रहे थे ये सारे अधिकार, क्योंकि उनके राजस्व में कमी आ रही थी। ठीक है, इसकी वजह से इनके बीच में जो था विवाद हो गया था। अगला क्वेश्चन है, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह का फ़ायदा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं दीवानी मिलने से कंपनी को फ़ायदा। पहला पॉइंट है, दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। दूसरा है, कंपनी भारत में ज़्यादातर वस्तुएं ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले खरीदती थी, लेकिन अब उन्हें जब वहीं से उनको पैसा मिल रहा है, उसी देश से पैसा मिल रहा है, राजस्व मिल रहा है, तो अपने देश से ले आके यहाँ पे कोई सामान खरीदने की क्या ज़रूरत है। वहीं पे अधिकार जब जम गया है आपका, तो वहीं से जो पैसा आ रहा है उसी से व्यापार करते थे वो। ठीक है, तो अपने देश से जो सोने चांदी लाते थे वो व्यापार करने के लिए, अब नहीं लाते थे वो। अब कंपनी भारत में होने वाले लाभ से अपने खर्च चला सकती थी, जैसे सूती रेशमी कपड़ा खरीदना, अपनी सेना के खर्चे की पूर्ति करना और कलकत्ता में किले और दफ्तरों के निर्माण का खर्च उठाना इत्यादि। अब देखिए यहाँ पे कंपनी, अंग्रेज जो थे इतने चालाक थे कि वो जिस देश से व्यापार कर रहे हैं उसी देश से जो पैसा ले रहे हैं वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उसी पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने व्यापार में। किला बना रहे थे सुरक्षित रहने के लिए, सैनिक बना रहे थे, सैनिकों के खर्च दे रहे थे, उसी देश से पैसा लेके उन्हीं के देशों से सैनिक जो बनाए गए थे उन्हीं को पैसा वापस दे रहे थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने की थी। सातवां क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। तो देखिए इसका आंसर है, टीपू सुल्तान को कंपनी द्वारा खतरा मानने के कारण, पहला, मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च, इलायची खरीदती थी। जाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि जो मसाले होते हैं वो दक्षिण भारत में ज़्यादा होते हैं, तो मैसूर आपका दक्षिण भारत में ही है, वहाँ पे काली मिर्च और इलायची ज़्यादा होती थी और अंग्रेज़ों को ये चीज़ चाहिए थी। और जो जिस जगह से व्यापार करते थे, जिस समुद्री तट से व्यापार करते थे, मालाबार तट, वो मैसूर के रियासत में आता था। ठीक है, टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत के बंदरगाहों से होने वाले निर्यात पर रोक लगा दी थी, यानी कि वहाँ उसने रोक लगा दी थी कि जो मालाबार तट है उससे अब कोई चीज़ यहाँ से बाहर नहीं भेजी जाएगी। दूसरा है, टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोका था, अच्छी बात थी, वो फ्यूचर देख लिए थे कि ये कंपनी वाले यहाँ पे अधिकार जमा लेंगे। तीसरा है, टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। इसीलिए ये सारे कारण थे कि टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ अपना दुश्मन मानते थे या फिर अपने लिए खतरा मानते थे।
8वां क्वेश्चन है सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें। तो सहायक संधि व का अर्थ गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेली ने भारत में कंपनी के शासन में के विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि को अपनाया था। ठीक है, इसे सहायक संधि इसलिए कहा जाता है कि जो भी भारतीय सहायक शासक इस संधि की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता है, कंपनी उसकी सुरक्षा में पूर्ण सहयोग करने का वादा करती है। सहायक संधि की शर्त क्या क्या थी? देखिए 3 शर्त यहाँ पे बताई गई है। भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं होगी। वो कहते थे कि जब हम आपकी सुरक्षा कर ही रहे हैं तो आप अपनी सेना मत रखिए। अब सोचिए कि कितने चालाक लोग थे कि आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी सुरक्षा के लिए कुछ मत करिए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। जब आप अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करेंगे तो जब हम चाहेंगे तब आपकी सुरक्षा करेंगे, जब हम आपके चाहेंगे आपके ऊपर प्रेशर डाल देंगे। ठीक है, जिन शासकों की सुरक्षा का भार कंपनी का पर होता वे इसके लिए कंपनी को शुल्क प्रदान करते थे, यानी कि हम सुरक्षा करें तो आप हमको पैसे दीजिए। ठीक है, शुल्क नहीं देने की स्थिति में कंपनी दंड के रूप में शुल्क के बराबर राजस्व वाला क्षेत्र शासक से छीन लेती थी। कितना ज़्यादा यहाँ पे चालाक थे, लेकिन यहाँ पे भारत के जो शासक थे वो देखा जा रहा है कि कितने बेवकूफ़ थे, कितने कम अक्ल के थे कह सकते हैं। क्योंकि अगर कोई इस तरीके का व्यवहार करता है तो आपको उसी समय इस संधि से, जो सहायक संधि थी, इसको नहीं मानना चाहिए था। शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा जो शासक की गतिविधियों पर नज़र रखेगा, यानी कि आपका सारा अधिकार छीन लिया जा रहा है इस संधि के द्वारा और आप सिर्फ नाम के शासक रह जाएंगे। 9वां क्वेश्चन है कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था, इसके बारे में देखिए। उत्तर है भारतीय राजाओं के शासन और कंपनी के शासन में अंतर। पहला पॉइंट है भारतीय राजाओं ने अपने राज्य का प्रशासनिक तथा राजस्व विभाग विभिन्न इकाइयों में कर रखा था, परंतु ये इकाइयाँ ब्रिटिश प्रशासनिक एवं राजस्व इकाइयों की तरफ प्रभावी नहीं थी। कंपनी ने प्रेसिडेंसी के रूप में एक नई प्रशासनिक इकाई बनाई थी जिसका शासन गवर्नर के पास होता था। दूसरा है कंपनी द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया गया था, जबकि भारतीय शासकों द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया था, पुरानी सोच रहे थे वो। तीसरा, भारतीय राजाओं के शासन में न्यायिक व्यवस्था प्रभावी नहीं थी। एक ही तरह की अदालत दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मुकदमों की सुनवाई करती थी, जबकि अंग्रेज़ों ने एक आधुनिक एवं विकसित न्यायिक व्यवस्था स्थापित की थी। प्रत्येक जिले में अलग अलग दीवानी व फौजदारी अदालतें स्थापित की गई थी जो आज भी इसी तरह से काम कर रही हैं। अगला क्वेश्चन है कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है कंपनी की सेना में आए संरचनात्मक बदलाव। पहला है कंपनी ने पैदल और घुड़सवार सिपाहियों की जगह पेशेवर सैनिकों की भर्ती की। दूसरा है कंपनी ने सैनिकों को यूरोपीय शैली में नई युद्ध तकनीक से प्रशिक्षित किया या फिर प्रशिक्षण दिया। तीसरा है कंपनी ने अपने सैनिकों को आधुनिक हथियार जैसे मस्केट और मैचलॉक आदि से लैस किया। कंपनी ने सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी तथा सेना के महत्वपूर्ण स्थान जैसे तोपखाना, टैंक इत्यादि पर यूरोपीय सैनिकों की नियुक्ति की, यानी कि उनको भारतीय सैनिकों को तो रखना था लेकिन मुख्य पोजीशन पे उनको यूरोपीय सैनिकों के ऊपर ही भरोसा था। ठीक है, और 5वां पॉइंट है सेना के यह भावना जगाई कि उनका कोई धर्म जाति नहीं है, वह केवल सैनिक हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी करना उनका कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, आइए देखिए क्या है। 11वां क्वेश्चन है बंगाल में अंग्रेज़ों की जीत के बाद कलकत्ता एक छोटे से गाँव से बड़े शहर में तब्दील हो गया। औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन के बारे में पता लगाइए। तो इसका देखिए उत्तर है औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। पहला है औपनिवेशिक काल में कलकत्ता एक प्रशासनिक केंद्र बन गया था। यूरोपीय लोग उच्च स्तरीय सुविधाओं से पूर्ण क्षेत्रों में रहते थे, जबकि भारतीय लोग अनियोजित, सघन तथा जो सुविधाहीन क्षेत्र थे उसमें रहने के लिए मजबूर थे। दूसरा है कलकत्ता का विकास भारत के प्रमुख सांस्कृतिक रंगमंच केंद्र के रूप में हुआ था। नाटक, सामूहिक रंगमंच, भारतीय शास्त्रीय संगीत और धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्सवों आदि में से लोग उत्साहपूर्वक भाग लेते थे। तीसरा है औपनिवेशिक शासन के दौरान कलकत्ता कई शानदार इमारतों का साक्षी बना। इसमें मिस्री, रोमन, प्राच्य तथा भारतीय मुस्लिम कलाकृतियों का उपयोग किया गया। भारतीय संग्रहालय, विक्टोरिया मेमोरियल इत्यादि इसके कुछ मुख्य उदाहरण हैं। आपको पता है कि विक्टोरिया मेमोरियल आपका कोलकाता में ही है, कलकत्ता में है, जो पहले कालिका था, उसके बाद
कलकत्ता, उसके बाद अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, निम्नलिखित में से किसी एक के बारे में तस्वीरें, कहानियाँ, कविताएं और जानकारियाँ इकट्ठा करें। झांसी की रानी, महादजी सिंधिया, ठीक है, हैदर अली, महाराजा रणजीत सिंह, लॉर्ड डलहौजी या आपके इलाके में का कोई पुराना शासक। तो यहाँ पे देखिए उत्तर लिखा गया है महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। महाराजा रणजीत सिंह के जन्म पंजाब के राज परिवार में हुआ था। उन्हें 1801 में पंजाब का महाराजा घोषित किया गया था। वे एक महान शासक थे। उन्होंने अपनी प्रजा को अभिव्यक्ति एवं उपासना की स्वतंत्रता दे रखी थी। उन्होंने सभी धर्मों का सदैव सम्मान किया था। तो ये है, आपको अगर अपने अनुसार यहाँ पे किसी के बारे में लिखना है, जैसे महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखना है, लॉर्ड डलहौजी के बारे में लिखना है, तो इन सब के बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप लोगों को किसी भी क्लास का, किसी भी विषय का, किसी भी चैप्टर का आप लोगों को अगर सॉल्यूशन चाहिए, क्वेश्चन आंसर देखना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को 1 से 2 दिन के अंदर वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। सिर्फ आपको एक काम करना है कि इस रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल आइकन है, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं जो वीडियो डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो अपलोड हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।